चलो भैया आ जाते हैं बातचीत करने। आज हमको किस बारे में बातचीत करनी है? आज हमको बातचीत करनी है, हम डेथ के एंड पॉइंट पे हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर टिल हिज डेट ऑफ डेथ। इसमें खेल क्या है, इसमें जानना क्या है हमको? देखो, जब पार्टनर डेथ करता है, जब पार्टनर मर जाता है बिजनेस में से, ठीक है, तो जब पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो हमने कल बातचीत की थी कि रिटायरमेंट जो होता है वो क्या होता है? विलिंगली होता है, ठीक है, वो उनके इच्छा के हिसाब से हो रहा है। तो उसमें उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट हम देंगे या नहीं देंगे? मोस्टली हम नहीं देते हैं, सीबीएसई में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें नहीं देते हैं, ठीक है। यूपी बोर्ड में है, उसमें हम उसका भी कैलकुलेशन निकालना सीखते हैं, मेथड सेम यही है, मगर सीबीएसई में वो नहीं होता है। क्यों? उसके पीछे रीजन ये बताया जाता है कि कभी भी रिटायरमेंट जो है वो आपका अनसर्टेन नहीं है। ए बी सी पार्टनर है या एक्स वाई जेड पार्टनर है, ठीक है, अगर जेड को रिटायर होना है तो ये प्री नोन होगा। ऐसा थोड़ी है कि जेड कल सुबह उठा और मना कर देगा कि नहीं हमको रिटायर होना है, ठीक है। मगर डेथ जो होती है वो हमेशा अनसर्टेन होती है, और वो क्या है? इररिकवरेबल लॉस है। सबसे बड़ी चीज की वो इररिकवरेबल लॉस है, ठीक है। अगर कोई मर जा रहा है तो उसको आप रिकवर नहीं कर सकते ना। तो इसलिए जितने दिन वो पार्टनर रह के मरा है, उतने दिन का उसको उस भाई आखिर साल के अंत में प्रॉफिट होना ही होना है, तो उतने दिन का उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है। ये लॉ में भी है, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी है। तो प्रॉफिट निकालने के जो मेथड हैं, आज हमको दो चीजें जाननी है। पहला, प्रॉफिट निकालने के मेथड जानने हैं, और फिर दूसरा क्या जानना है? उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। वो भी दो तरह के होते हैं, ठीक। तो पहले मेथड की बातचीत कर रहे हैं। दो मेथड है, पहला है ऑन द टाइम बेसिस और दूसरा है ऑन टर्नओवर या सेल्स बेसिस, ठीक है। आज हम बातचीत कर रहे हैं किस पे? टाइम बेसिस पे हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक। टाइम बेसिस का फॉर्मूला क्या है वो देखो, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो पार्टनर मर रहा है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एवरेज प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। हर बार एवरेज प्रॉफिट ही नहीं होगा, कई बार प्रीवियस ईयर प्रॉफिट भी गिवन होगा। फोन गिर रहा है, उठा लो उसको, ठीक। हाँ, तो जो पार्टनर डिसीज कर रहा है, जो पार्टनर मर रहा है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको निकालना है टाइम बेसिस पे। टाइम बेसिस का मतलब है कि हमको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट कुछ गिवन होंगे। अब प्रीवियस ईयर के या तो कुछ प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट गिवन हो सकते हैं, या हो सकता है ठीक जस्ट प्रीवियस ईयर के बेस पे कैलकुलेट करें। ये सब चीजें कहाँ मेंशन होंगी? ये क्वेश्चन में होंगी। क्वेश्चन में ये सब चीजें क्यों मेंशन होंगी? क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे डीड में मेंशन रहा होगा कि अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर कोई मर जाता है तो उसके साथ क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, ठीक। उसका फॉर्मूला देख लो। एवरेज प्रॉफिट, क्या हो गया? अरे वो चला जाएगा यार, नहीं जा रहा है बड़े। एवरेज प्रॉफिट या तो प्रीवियस कुछ ईयर्स के प्रॉफिट गिवन होंगे, उसके बेसिस पे आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। वो निकालना हमको आता है। कैसे निकालना है? सारे साल के प्रॉफिट या लॉस को जोड़ दीजिए, उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कर दीजिए। वो नहीं गिवन होगा तो आपको हो सकता है सवाल में बोल दे कि आपको प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के ही बेस पे उसको लेके करना है, ठीक है। तो या तो एवरेज प्रॉफिट होगा या तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होगा, मल्टीप्लाइड बाय उस पार्टनर का शेयर, मल्टीप्लाइड बाय मंथ बाय 12। मंथ बाय 12 का मतलब क्या है? वो कितने महीने रह के मर रहा है। एक एग्जांपल यहाँ पे देखो बोर्ड पे है। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट मैं लेके चल रहा हूँ। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अगर हमारे बिजनेस में 90,000 है, ठीक है। अच्छा, करंट ईयर प्रॉफिट क्यों नहीं लेते हैं? एक मेरा और सवाल है, उसका जवाब दो। करंट ईयर प्रॉफिट क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि अभी हुआ थोड़ी है प्रॉफिट, क्योंकि अभी ईयर एंड हुआ नहीं है, अभी हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। ये भी तो अनसर्टेन है, ठीक। बातचीत मत करो। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट मैंने लिया हुआ है, एक एग्जांपल सेट किया, 90,000 है। तीन पार्टनर रहे हैं बिजनेस में, एक्स वाई और जेड। वाई जो है वो 31 जुलाई 2022 को मर गया है। आपको निकालना है क्या? वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। आइए सर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए क्या है करना है आपको? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 90,000 मल्टीप्लाइड बाई वाई का शेयर। वाई का शेयर कितना है? 2/6 है। मल्टीप्लाइड बाई वाई कितने महीने रह के मर रहा है? 31 जुलाई, मंथ काउंट कर लो, 4 महीने रह के मर रहा है, ठीक है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जब जब एंड होता है, डेट एंड होती है तो वो मंथ काउंट होता है, और डेट अगर फर्स्ट होती है तो वो मंथ काउंट नहीं होता। अगर वो 1 जुलाई होता तो 3 महीने ही काउंट करते, क्योंकि जुलाई काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाई 4/12, ठीक है। तो इसको बताओ कितना आ रहा है? 10,000। वाइस शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है? 10,000। 4 2 8 और 12 6 72। काटोगे 8/72 करोगे 1/9 आएगा।
1/9 को 90,000 से करोगे 10,000 आएगा। क्लियर हो गया? ये है भैया हमारा पहला मेथड, इसको उतार लो। आ जाओ नेक्स्ट मेथड जो है, टाइम बेसिस खत्म हो गया, टर्नओवर बेसिस या सेल्स बेसिस पे आते हैं। तो सबसे जरूरी चीज, ओ मार्कर कलम दो पहले। सबसे जरूरी चीज क्या क्या तुमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये 3 चीज गिवन रहेगी, तो याद कर लो एकदम। सबसे पहले प्रीवियस ईयर की सेल गिवन होगी, क्योंकि आपको सेल्स बेसिस पे निकालना है। जब प्रीवियस ईयर की सेल गिवन होगी तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी गिवन होगा, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर भी गिवन होगा, ठीक। और तुमको उस बेसिस पे इस ईयर का क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, वो भी किसका, जो पार्टनर मर रहा है, डिसीज का। तो एक और चीज गिवन होगी, सेल ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर की सेल गिवन होगी, कब तक, टिल डेट ऑफ पार्टनर्स डेथ, जिस दिन तक पार्टनर मर रहा है उस दिन तक की सिर्फ सेल गिवन होगी। मान लो अगर 4 महीने रह के मर रहा है तो सेल कितने महीने गिवन होगी, सिर्फ 4 महीने। 3 महीने रह के मर रहा है तो 3 महीने, अगर डेज में मर रहा है तो उतने डेज की गिवन होगी। ये चीजें गिवन होंगी। अब आपको निकालना क्या है, ये है फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। आप शेयर ऑफ प्रॉफिट टर्नओवर बेसिस पे, टाइम बेसिस खत्म हो गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। टर्नओवर बेसिस पे आपको कैसे निकालना है, सबसे पहले तुमको निकालना है क्या, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, जिस दिन पार्टनर मर रहा है उस दिन तक का फर्म का प्रॉफिट क्या है, ये सबसे पहले निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट जो गिवन है वो डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर की सेल। ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर की सेल। मैंने लिख भी दिया है क्योंकि करंट ईयर की सेल सिर्फ आपको डेट ऑफ डेथ तक गिवन होगी, इसलिए ये निकाल लोगे। यानी कि जब तुम प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ निकाल लिए, अब क्या निकालना है, डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ तुम निकाल लिए, ये तुम निकाल लिए ना, मल्टीप्लाइड बाय सिर्फ उसका शेयर। सर इसमें मल्टीप्लाइड बाय मंथ क्यों नहीं है, पूछ सकते हो ना, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी आप टिल डेट ऑफ डेथ निकाल चुके हैं, तो इसलिए इसमें मल्टीप्लाइड बाय मंथ बाय 12 वाला फंडा नहीं लगेगा, क्योंकि आप खुद ही उतने दिन का निकाल लिए हो ना, तो फिर आपको उतना दिन निकालने की कोई जरूरत है नहीं। सिर्फ आपको क्या कर लेना है, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका अमाउंट आ जाएगा। ये नोट कर लो। एक इसका क्वेश्चन बताता हूँ, चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, प्रीवियस ईयर की सेल गिवन है 30 लाख, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन है 6 लाख, और करंट ईयर का शेयर जो है, ठीक है, करंट ईयर शेयर टिल, शेयर नहीं प्रॉफिट होगा ना, करंट ईयर का जो प्रॉफिट है टिल डेट ऑफ पार्टनर्स डेथ, करंट ईयर प्रॉफिट, यहाँ शेयर लिख के गलती हो गई थी, करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर के डेथ तक है 4 लाख। एक्स वाई जेड पार्टनर है, जेड मर रहा है, जेड का शेयर कितना होगा भैया, 2/6। आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। वो कैसे निकलेगा, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट वो कितना है 6 लाख, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल वो कितनी है 30 लाख, मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर की सेल कितनी है 4 लाख। और जब ये निकाल लोगे तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है, ये निकाल लेने के बाद आपको डिसीज्ड पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई कर देना है, यही ना है। ये जो पूरा फॉर्मूला है ये किसका है, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ निकालने का है। उसमें आपको मल्टीप्लाई कर क्या कर देना है, जेड का शेयर, ठीक है, जेड का शेयर कितना है 1/6। अमाउंट बता दो भैया कितना आ रहा है, पॉइंट में ही आएगा, हाँ मालूम है, डिवाइडेड बाय 6 करो ना उसको, 13,333 ओनली, ठीक है, 13,334 रुपए, ठीक हो गया। दोनों मेथड हो गया, नोट कर लो इसको। शुरू करते हैं भैया। देखो अपने ने ये तो पढ़ लिया है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर टिल हिज डेट ऑफ डेथ, ये अभी हम पढ़ के आए, 2 मेथड हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हमको आगे क्या देखना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब क्या, या तो जर्नल या तो लेजर, ये देखना है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की क्या एंट्री बनेगी, अगर एंट्री बनेगी तो, ठीक, बंद नहीं होगा, जीवित है, ठीक है। क्या एंट्री बनेगी, अगर एंट्री बनाने को बोला है तो, हालांकि कल हमने पार्टनर्स कैपिटल भी देख ली थी, और वो क्रेडिट में या तो पीएल सस्पेंस नाम से आ रहा था या तो पार्टनर्स कैपिटल नाम से आ रहा था, ये मैंने बताया था, ठीक। ये दोनों कब बनती है, यही दोनों केसेस हैं। पहला केस जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में चेंज ना हो, जैसे XYZ मान लो पार्टनर है, बार बार हम उन्हीं को लेके चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना, इसलिए XYZ पार्टनर है, रेशियो है 3:1, ठीक है। Y मान लो मर गया, और Y के मरने के बाद X और Z के बीच का नया PSR नहीं गिवन है,
तो जो नहीं गिवन है तो एक्स और जेड के बीच में न्यू पीएसआर क्या होगा 3:1 ही रहेगा। तो वैसे केस में एंट्री क्या बनेगी, पीएल सस्पेंस डेबिट टू वाइज कैपिटल, और जिस भी मेथड से निकालने को बोला होगा उस मेथड से उतना अमाउंट निकालेंगे, वो अमाउंट यहाँ पे भर देंगे। ठीक। केस नंबर 2, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हो वो रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, तो मान लो सेम यही केस यहाँ बनाते हैं, एक्स वाई जेड पार्टनर है, रेशियो रहा है 3:2:1, वाई जो है वो मर गया। ठीक है, और वाई के मरने के बाद ठीक है एक्स और जेड के बीच में न्यू पीएसआर कुछ भी दे देता है। ठीक है, कोई भी एक न्यू पीएसआर दे दे रहा है। ठीक, तो जो न्यू पीएसआर दे देगा तो आपके पास ओल्ड है, आपके पास न्यू है, जो भी न्यू दे दे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उससे क्या निकाल लेना है, गेनिंग रेशियो निकाल लेना है। अब गेन कौन करेगा, जो बचे हुए हैं यानी कि एक्स और जेड ही गेन करेंगे। ठीक, तो एंट्री क्या बन जानी है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, यानी एक्स कैपिटल डेबिट जेड कैपिटल डेबिट, दोनों डेबिट होंगे, टू वाइज कैपिटल। ठीक है, वाई की कैपिटल क्रेडिट किस प्रपोर्शन में होगी, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी कि 2/6 में, और एक्स और जेड की किस में डेबिट होगी, जिस रेशियो में वो गेन किए हैं, उनके ओल्ड रेशियो में नहीं होगी, जिस रेशियो में वो गेन किए हैं। बात क्लियर हो गई, फंड एकदम क्लियर है, नोटेड है ना। ठीक, तो खत्म, ये चीज नोट कर लो, उसके बाद आगे खत्म करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन ये कहाँ पे यूज होगा, ओनली इन केस ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, हम थोड़ा जल्दी में आए तो आज ये खत्म करना ही है एट एनी कॉस्ट। इसको सेटलमेंट करने के, देखो सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन जो होता है वो सिर्फ किस चैप्टर से पूछना है तुमको, रिटायरमेंट से, डेथ से आना नहीं है, एडमिशन में कोई लोन होता नहीं है। ठीक है, डिसोल्यूशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके दो केसेस हैं, दो तरह से ये सेटल हो सकता है। पहला जिस पर हम बातचीत अभी करने जा रहे हैं, इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, जो भी लोन का अमाउंट होगा वो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में होगा, और इंटरेस्ट क्या होगा, सेपरेट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, वैक्सीनेशन हुआ है ना, खांसी आ रही है तो मैं पूछ लिया हूँ। ठीक है, क्योंकि आज सुबह मुझे भी जुकाम था। ठीक, एग्जाम्पल, एक्स वाई जेड पार्टनर है, उनका कुछ भी रेशियो रहा हो, वाई रिटायर हो रहा है और वाई का लोन है। लोन कब चलता है, जब उसको हम पैसा पे ना किए हों। ठीक है, और उसका लोन जो है वो 80,000 है, और उसके लोन को चुकाने की बातचीत की गई है 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। यहीं से एक बात क्लियर हो जाती है कि हर इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी। अगर 80,000 रुपए का किसी रिटायर्ड पार्टनर का लोन है फर्म के ऊपर, तो हर एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, 20,000 की। ठीक है, 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑन लोन, IOL का मतलब है इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 10% पर एनम। तो पहली साल इंटरेस्ट कितना दोगे, 80,000 पे 10% 8,000। इंस्टॉलमेंट कितने की दोगे, 20,000 की। 20 + 8 टोटल पहली साल कितना पे करोगे, 28, और बैलेंस कितना रह जाएगा, रिटर्न डाउन बैलेंस कितना रह जाएगा, 60। ये 60,000 जो है आप सेकेंड ईयर इस पैसे को उतारोगे, इस 60,000 पे आप इंटरेस्ट कितना दोगे, 10% यानी कि 6,000। ठीक है, इंस्टॉलमेंट तो आपको 20 की चुकानी है। मैं पहले इंस्टॉलमेंट चारों लिख लेता हूँ, क्योंकि हर साल 20-20 हज़ार की इंस्टॉलमेंट देनी है ना 4 साल तक। ये हमने 4 इंस्टॉलमेंट लिख ली। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक, तो आपने टोटल चुकाया कितना उस साल, 20,000 + 6,000, कितना चुकाया, 26। अब आपका रिटर्न डाउन बैलेंस कितना बचा, 40,000। ये 40,000 का बैलेंस इस साल आएगा। 40,000 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, 10% के अकॉर्डिंग 4,000। ठीक है, तो 20 + 4 आपने उस साल कितना पे किया, 24,000। आपका रिटर्न डाउन बैलेंस कितना रह गया, 20,000। इस 20,000 को आप अगले साल उतारोगे, 10% इंटरेस्ट दोगे, कितना, 2,000। 20,000 के इंस्टॉलमेंट प्लस 2,000 इंस्टॉलमेंट, कितना आप चुका दोगे, और कोई रिटर्न डाउन बैलेंस रह जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि 4 साल में चुकाने की बात हुई थी, 4 साल में हमने चुका लिया। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या है, अलग से है हर बार। इंस्टॉलमेंट के पैसे में इंटरेस्ट का पैसा देखो इंक्लूड नहीं है, तभी तो हमारा टोटल हर बार ये 28 का क्या फिगर है, ये 28 कहाँ से आया है, 20,000 + 8,000, क्योंकि इंस्टॉलमेंट 20,000 की है ना। फिर ये 26 कहाँ से आया है, 20,000 + 6,000 इंटरेस्ट का पैसा, यानी इंटरेस्ट अलग से है। ये 24 कहाँ से आया है, 20,000 + 4,000, और ये 22 कहाँ से आया है, 20,000 + 2,000। ठीक है, ये इंटरेस्ट का पैसा प्लस इंस्टॉलमेंट। ये होता है पहला केस, जब इंस्टॉलमेंट का पैसा अलग जाएगा और इंटरेस्ट का पैसा अलग जाएगा, रिटर्न डाउन बैलेंस आपको क्या होगा, निकालना पड़ेगा। पहला मामला क्लियर हो गया।
नोट करो, दूसरे चलते हैं जल्दी तुरंत। आ जाते हैं भैया केस नंबर 2 में। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। जो इंस्टॉलमेंट का पैसा होगा उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट का भी पैसा क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। क्वेश्चन सेम वही है, XYZ पार्टनर है, वाई रिटायर हो रहा है, उसका लोन जो है वो कितना है 80,000। यहाँ पे खेल है थोड़ा, और वो खेल क्या है कि वाई को जो हमने पे करने की बात कही है वो कितना कही है 25,000, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में 25,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट हम बनाएंगे एनुअल, ठीक है। विच इंक्लूड, जिसमें इस 25,000 रुपए में उसका इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा एट द रेट 10% पर एनम। और जो बैलेंस होगा, ठीक है, अब 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 आपने कितना पे कर दिया 75,000, जिसमें इंटरेस्ट भी पे किया है। उसके बाद जो भी कुछ बचा खुचा रह जाएगा वो सब क्या करना है, उठा के इंटरेस्ट जोड़ जाड़ के सब क्या कर देना है आपको, बैलेंस जो है वो आपको 4th ईयर में चुका देना है। ये है, ये अलग मेथड है। अब 4 ईयर हमने लिख लिए। इंस्टॉलमेंट कितने की है पहली साल 25,000 रुपए की। जो लोन का पैसा है वो कितना है 80,000, इंटरेस्ट कितना बनेगा 8,000, ठीक है। तो आपने चुकाया कितना 25 ही चुकाया। इस 25 में 8,000 क्या है इंटरेस्ट का पैसा और बाकी क्या है इंस्टॉलमेंट का पैसा। तो बैलेंस कितना रह जाएगा 63। ये 63 कैसे आया ये मैं बता देता हूं तुमको। आपका जो अमाउंट ऑफ लोन है वो 80 है प्लस इंटरेस्ट 8,000 का, तो टोटल मिला के आपका अमाउंट ऑफ लोन कितना हो जाता है 88 माइनस आपने इंस्टॉलमेंट में कितना चुका दिया 25। आप इसमें इंटरेस्ट का पैसा नहीं वो कर रहे हो, क्यों, क्योंकि इस 25 में इंटरेस्ट ऑलरेडी क्या है इंक्लूडेड है। तो 88 माइनस 25 करके कितना आ गया 63, यानी अगली साल इंटरेस्ट किस पे लगेगा 63 पे लगेगा। 63 का 10% इंटरेस्ट कितना लगा 6300, ठीक है, जिसमें से आपने 25,000 चुका दिया है, ठीक। तो अब 63,000 प्लस 6300 मिला के कितना आ जाता है 69,300 आता है, जिसमें से आपने चुका कितना दिया 25,000। तो आपका रिटर्न डाउन बैलेंस कितना बच रहा है 44,300। इस पे 10% इंटरेस्ट कितना बनेगा 44,430, ठीक है। फिर 25,000 रुपए चुका दिया। अब 44,300 प्लस 4430 कितना आ रहा है 48,000 कितना आ रहा है 730 ना, ठीक है, माइनस 48,730 आ रहा है ना, 48,730 माइनस आपने 25,000 रुपए फिर चुका दिए, ठीक है। अब आपके इन हैंड बैलेंस कितना बचा है 23,730। आपको 25,000 रुपए चुकाने की बात 3 ही साल के लिए हुई थी ना, 3 सालों में चुका दिया, जिसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड था, यानी ये तीनों पैसा जोड़ लो। इस 75,000 रुपए में ये तीनों पैसा इंक्लूड होके चुक गया। बाकी कितना बचा तुम्हारे पास बैलेंस, रिटर्न डाउन बैलेंस 23,730 रुपए बचा। 23,730 रुपए में 23,730 में 10% लगाओगे तो इंटरेस्ट कितना होगा 2373। तो 23,730 बैलेंस बचा था 23,730 3 साल के बाद, जिसमें 10% इंटरेस्ट लगेगा 2373 कितना आएगा तुम्हारा 30162। ये पैसा क्या करना है आपको हर हालत में 4th ईयर में पे कर देना है। पे हो गया इंटरेस्ट के साथ, टोटल हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक। 4th ईयर में रिटर्न डाउन बैलेंस कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि 4 ही साल का काम था, ठीक है। काम 4 साल का नहीं था, काम था 3 साल का, प्लस जो बच जाएगा वो कहाँ जाएगा आपका 4th ईयर में जो भी बच जाए। अब देखो 4th ईयर में कितना चुकाया है तुमने 25,000 से ज्यादा चुकाया है, ठीक है। तो 4th ईयर में ये नहीं देखना है कि सर बाकी साल तो 25,000 ही चुकाया तो 4th ईयर में कहा 25,000 ज्यादा। अरे भैया बोल दिया जो बच जाए वो सब 4th ईयर में, कम आएगा तो कम वाला, ज्यादा आएगा तो ज्यादा वाला, इसमें घबराने का नहीं है, जो बोल दिया वो करना है, ठीक। तो बेसिकली पार्टनरशिप जो रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला हमारा फंडा है, ठीक है, वो हमारा पूरी तरह से क्या हो गया है खत्म। अब हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों हम पढ़ के क्या कर चुके हैं भैया खत्म कर चुके हैं। एक चीज़ है वो डिसाइड करूंगा मैं फ्यूचर में कि डिसोल्यूशन पे मैं कुछ ऐसा करूं या ना करूं, ठीक है। तो टोटल मुझे लग रहा है कितने वीडियोस हुए हैं इस पूरे रिवीजन उसके जो प्लेलिस्ट है पार्टनरशिप रिवीजन की 9-10 वीडियोस हो चुके हैं। 1-2 वीडियोस और हैं जो अपलोड होंगे, ठीक है, आज के कल के। तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे 12 वीडियोस, यानी कि पूरी जो 36 मार्क की पार्टनरशिप है, जिसमें से हमने वो किया था 6 नंबर का 5 या 6 नंबर का हमारा क्या था डिसोल्यूशन था, ठीक है।
तो 36 आउट ऑफ 36 ये 10-12 वीडियोस में 30 मार्क्स आपके क्या हैं, पूरी तरह से कवर हैं। तो इत्मीनान से भैया इन वीडियोस को देखो, ठीक है, चीज़ों को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। तो हमारी आज की बातचीत जो है लेट काफ़ी फिर हो चुका है, तो आज की बातचीत हमारी यहीं पे खत्म होती है। आप सभी का समय शुभ हो। जय हिंद।